जितना पढ़ना जरूरी है, जितना नया चीज पढ़ना जरूरी है, उतना रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि हम जो चीज पढ़े हैं वो ही अगर नहीं रहे तो फिर अगला पढ़ने से क्या फायदा। पहले जो पढ़ रहे हैं वो रहना जरूरी है। इतना ही पढ़े जो हम जितना पढ़े उससे हमको क्वेश्चन बन जाए। हम सारा चीज पढ़ ले और एग्जाम में हम नहीं बना पाए, पढ़ने जो पढ़ गए वो भूल जाए, तो फिर वो उसका पढ़ने का कुछ मतलब रहा नहीं। इसलिए जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो कि हम पढ़े उसमें एग्जाम में हम बना पाए तभी पढ़ने का मतलब। एग्जाम में आते के बाद लगता है कि ये मैं पढ़ा हूँ बट भूल रहा हूँ, वहीं पे रिवीजन काम करता है। मॉक टेस्ट करिएगा, आपको एनालिसिस होगा कि हम मेरा कमी कहाँ है, मेरा स्ट्रॉन्ग कहाँ है। जिसमें हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उसी में खाली स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आप एक सब्जेक्ट में मास्टर होने से, आप एक्सेलेंट होने से आप नहीं कर पाइएगा। आप जितना सारा सिलेबस है उसका 80% करना है, तो उसके लिए सारा सब्जेक्ट में करना होगा। मैं तो 2 वीक में किया हूँ, विद इन 2 वीक 3 वीक में ही कर लिया हूँ। मुझे कुछ खास सैकों का टाइम देने का जरूरत नहीं लगा। एग्जाम का लास्ट टाइम में जो होता है, आदमी बहुत सारा चीज कॉम्प्लेक्सिटी नजर आता है कि क्या पढ़ें, इतना कम टाइम है, इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। दूसरा चीज होता है कि उसमें किसी और जगह डाइवर्ट नहीं होना है कहीं भी। जो पढ़े हैं आप जितना इजी वे में आप लास्ट में आइए, जितना हो सके रिवीजन करिए। जो आपको अच्छा मतलब कि पढ़ा हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है उससे बचने का कोशिश करना। 1 में रॉ स्कोर 68 था और नॉर्मलाइज स्कोर था 76 था, और CBT 2 में समथिंग 70 था और रॉ स्कोर, और नॉर्मलाइज स्कोर 74। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि आप लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स एटलीस्ट 3 ईयर्स आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें किसी भी एग्जाम के। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आ गई है, और यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी बुक्स ट्राई करने के बाद ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी। ये जो बुक है वो फिजिक्स वाला की तरफ से आती है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके की थ्योरी मिल जाती है। इसके साथ ही आपको कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। इसके अलावा इस बारकोड को स्कैन करने पर आपको फ्री में मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स की, और साथ ही आप 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सामान्य विज्ञान की किताब भी ले सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप आरआरबी एनटीपीसी की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसमें कुल आपको 28 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं CBT 1 और CBT 2 के 2016 से लेकर 2022 तक के सभी एग्जाम्स के। जो आपको दिख रहा होगा इसमें 10 सॉल्व पेपर आपका CBT 1 2016 का, 10 सॉल्व पेपर CBT 1 2021 का, और 3 CBT 2 2017 का, 5 CBT 2 2022 का। इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं अजीत जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी ALP 2018 वाले एग्जाम में हुआ है। तो इस वीडियो में इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आरआरबी ALP एग्जाम को क्रैक करने के लिए और साथ ही अदर रेलवे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी आरआरबी ALP का एग्जाम डेट आ चुका है, 3 अक्टूबर से एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार, ALP धनबाद। मेरा सिलेक्शन 2018 आरआरबी ALP में हुआ है। और अभी आप धनबाद में पोस्टेड हैं? जी, अभी मैं धनबाद में पोस्टेड हूँ। तो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैट्रिक तक बिहार बोर्ड रहा है, मैट्रिक के बाद CBSE बोर्ड रहा है, CBSE बोर्ड के बाद 1 साल मैं कोटा पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग किया हूँ जम्मू कश्मीर से, उसके बाद रेलवे में ज्वाइन किया हूँ। तो मतलब ये जो आपने जम्मू कश्मीर से इंजीनियरिंग किया था, एक गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट कॉलेज था? गवर्नमेंट कॉलेज थी। NIT थी क्या? नहीं, NIT नहीं थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो वो आपका बीटेक कब कंप्लीट हुआ था? बीटेक 2015 में पास आउट हूँ। अच्छा, उसके बाद से आप प्रिपरेशन में लग गए थे? जी, उसके बाद से प्रिपरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन का कर रहा था। उस बीच रेलवे का वैकेंसी आया और मैं उसमें अप्लाई किया और फाइनली सिलेक्टेड हुआ। मतलब प्रॉपर आप जो तैयारी कर रहे थे, आप मतलब PCS की तैयारी कर रहे थे? जी, और इस बीच आपका रेलवे का फॉर्म आया ALP का, उसमें डाला और आपका क्रैक हो गया। तो इनसे डिटेल में हम जानेंगे कि मतलब परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या थी हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के बारे में बताइए कि मैथ को आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैथ मेरा बाई चाइल्डहुड फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था और मैं मैट्रिक टॉपर में रहा हूँ, टॉप 20 का लिस्ट में रहा हूँ, अपने 2008 पास आउट हूँ। तो उस टाइम मेरा मैथ सबसे हमेशा मैं मैथ में अव्वल
दर्जा प्राप्त किया हूँ। तो मैथ तो मेरा एकदम समझिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, और इस वजह से इंजीनियरिंग फील्ड में भी मैं गया हूँ। कहीं ना कहीं मैथ का रहा है सपोर्ट। उसके बाद एग्ज़ाम में भी मेरा मैथ इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग था, दूसरा बार हमको मैथ का ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी भी मैं मैथ का एग्ज़ाम भी जहाँ भी देता हूँ, मैथ हमको दोबारा एग्ज़ाम में ही फेस कर लेता हूँ सारा चीज़। बस थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं रिवीजन करने से होता है, तो वो भी बहुत सारा ट्रिक हमको मालूम हो गया है एग्ज़ाम करने का, तो उससे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ मैथ को मैं। मैथ मेरा बहुत अच्छा है। तो मतलब फिर भी जो एकेडमिक बैकग्राउंड का जो मैथ होता है और कंपटीशन का थोड़ा होता है, तो थोड़ा जी यस थोड़ा डिफरेंस होता है। जी जी। तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया था? कंपटीशन के लिए मैथ का जिस जैसा एग्ज़ाम है उस लेवल का मैथ का क्वेश्चन प्रिपरेशन करना पड़ता है। और आरआरबी एएलपी के लिए मुझे पूरा फिक्स था कि इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस आईटीआई या बीटेक था। तो मैट्रिक लेवल का मैथ का वो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रिपीटेड है, मैट्रिक लेवल तक का मैं पढ़ा सकता हूँ, किसी को भी मैं बुक लिख सकता हूँ मैथ पे। तो इसलिए हमको उसमें कोई सोचना नहीं एएलपी के लिए। हाँ, एसएससी सीजीएल ऐसे ग्रेजुएट लेवल का मैथ जहाँ रहेगा, या इंटर लेवल तक भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। मैट्रिक के बाद वाला जो मैथ का है उसके लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब आपने कौन सा बुक फॉलो किया था, और कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग आपने लिया था, कोई कोर्स वगैरह? नहीं, इसके लिए मैंने कोचिंग बस थोड़ा सा करंट पढ़ा था। करंट और जीएस के लिए जो भी क्वेश्चन आता है बस वो तो मैं वैसे भी पीसीएस के जीएस पढ़ रहा था, तो वो तो मेरा था ही। बस थोड़ा वो रिवीजन किया था करंट अफेयर्स का। और इसके बाद हमको एग्ज़ाम पीटी मेंस सॉफ्टली हो गया। इसके बाद साइको के टाइम में थोड़ा सा ध्यान दिया, बस वो फाइनल था, जस्ट लास्ट स्टेज, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया। उसके बाद फिर कुछ था नहीं। मतलब आपने मेडिकल था, कोई तो मेडिकल और डीवी में तो वो मेरे हाथ में है नहीं, जो भी है मेडिकल हुआ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया गया के। तो सारा प्रिपरेशन जो आपका वो गया से ही हुआ है? जी, गया से हुआ। बेसिक मैं बताया हूँ, कोटा भी गया हूँ, जम्मू कश्मीर नहीं, वो तो आप इंजीनियरिंग के लिए गए। जी, उसके बाद प्रिपरेशन मेरा गया में ही हुआ। जैसे जम्मू कश्मीर से आपका बीटेक हुआ, उसके बाद आप घर आए उसके बाद घर आए और वहीं से प्रिपरेशन हुआ। हाँ, जी। और उस समय आपने कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिया? मैं कोचिंग कर रहा था ना पीसीएस का, मतलब ये मैथ के लिए कोई? मैथ ये सब के लिए। तो अभी जैसा कि आरआरबी एएलपी का वैकेंसी आया था और उसका एग्जाम डेट भी आ चुका है अभी, तो बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बताइएगा कि वो कैसे मैथ के लिए प्रिपेयर करें? मान लीजिए कुछ लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ नोटिफिकेशन आया था तब से प्रिपेयर कर रहे थे, और कुछ अब जो जागे हैं कि अब एग्जाम डेट आ गया है और अब वो प्रिपरेशन में लगे, तो अब उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैं मैथ के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जो अपना लाइफ में अपना देखा हूँ कि उसके प्रिपरेशन और जिसका वीक है और जिसको और स्ट्रेंथ और बढ़ाना है स्ट्रांगनेस, उसके लिए आर.एस. अग्रवाल एक बुक है। आर.एस. अग्रवाल बुक में फाउंडेशन बहुत बढ़िया से दिया है, उसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा रखा है क्वेश्चन लेवल का, और उसको एक दो बार रिपीट करके सॉल्व कर लेने के बाद जिस समय अपने आप में लग जाए कि मैं उसको अब वो मेरे अंदर में मतलब कि अब प्रैक्टिस अभ्यस्त हो गया, तो फिर उसके बाद एग्जाम फेस करने के बाद करते बाद फिर वो मैथ क्लियर हो जाएगा। आर.एस. अग्रवाल फाउंडेशन के लिए बहुत बढ़िया बुक लगा। मतलब कोई अभी तैयारी में लगा हुआ है वो मैट्रिक के लिए अप टू टेंथ के लिए बहुत बढ़िया बुक आर.एस. अग्रवाल। मतलब बेस बनाने के लिए वो सही? हाँ, बेस के लिए, बिल्कुल बेस के लिए, बस उसको प्रैक्टिस जितना बार करेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आर.एस. अग्रवाल बेस्ट। तो अभी जैसे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एएलपी के लिए या बाकी रेलवे एग्जाम्स के लिए, तो वो आर.एस. अग्रवाल की जो अर्थमेटिक किताब आती है हिंदी में अंकगणित, वो ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो भी। हाँ, और उसमें अगर पढ़ना हो तो पढ़ना कैसे है? मतलब एग्जाम्पल पहले देखना है? पढ़ना हो तो पहले कंसेप्ट का डिफिनेशन देख लेना है। जो टॉपिक है, जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा का फॉर्मूलाज है, वो एक बार दिमाग में रख लिए। और ज्यादा याद करने का, मैथ में याद करने का चीज ही नहीं है, वो सारा किताब में ही दिया हुआ फॉर्मूला। हाँ, वो किताब वो सबसे स्टार्टिंग वही करता है। स्टार्टिंग जो चीज यूज होने वाला है क्वेश्चन में वही दे देता है, उसको लेकर क्वेश्चन बनाने से। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, टोटली मैथ उसमें प्रैक्टिस। बस वो देख लेना है क्वेश्चन, उसका जो फॉर्मूलाज है, फिर कंसेप्ट है, ये देखना। उसके बाद प्रैक्टिस 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 करने के बाद वो फॉर्मूलाज भी है जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट के बाद डेरिवेट होता है, वो कॉन्सेप्ट का रिजल्ट होता है।
वो अगर प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग है तो फॉर्मूला खुद डेरिवेट कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिस ही मैथ का एक सबसे बढ़िया जरिया है। और रीजनिंग के लिए बताइए, रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी? रीजनिंग तो टोटली मेंटली इंटेलिजेंस का चीज है। टोटली आपको ये इंटेलिजेंस दिखाना, इसमें क्रिएटिविटी, ये सब चीज आता है। ये कोई पढ़ने से, ये रिपीटेड कंसेप्ट याद करने से कुछ होगा नहीं। ये थोड़ा बहुत हो सकता है प्रैक्टिस करने से उसका ट्रिक पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का ऐसा करना होता है। बाकी ये मैथ रीजनिंग इक्वली प्रैक्टिस का ही चीज है। रीजनिंग तो कुछ भी फॉर्मूला है नहीं उसमें, नहीं। वो टोटली कंसेप्ट, आपको ट्रिक पता चल गया कि इस तरह का रीजनिंग में ऐसा रहता है, तो वो भी प्रैक्टिस से ही होगा। रीजनिंग का कोई स्पेशली किसी तरह का कोई बुक करने का जरूरत नहीं। आपने वो बुक नहीं किया था? नहीं, उसके लिए बुक नहीं बनाने का जरूरत है। उसके लिए बस सेट मान क्वेश्चन बनाने का जरूरत है। बस क्वेश्चन जिस तरह का, जिस लेवल का रीजनिंग आता है, जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम है, उस स्टैंडर्ड का रीजनिंग जहां से भी मिले प्रैक्टिस करने का। कोई भी सेट जो मिलता है मार्केट में उसको उठा के लगाने के लिए? कोई भी सेट, हम तो पहला एक चीज सबसे बढ़िया चीज बताएंगे, किसी भी एग्जाम के लिए जो एग्जाम निकालना है उसका प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर रीजनिंग खास करके उसका कर लीजिए। मैथ भी उस स्टैंडर्ड का रहेगा, वो कर लीजिए। और उससे जीएस सारा 10 ईयर का करने से ये होगा कि आपको इसका पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि आप लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, एटलीस्ट 3 ईयर्स आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें किसी भी एग्जाम के लिए। और अभी तो ऐसा है ना कि जैसे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 18 वाले एलपी का, उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ जी, तो अगर उनके क्वेश्चंस भी लोग लगाते हैं तो वो मतलब काफी वो भी काम करेगा। वो अपडेट लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब का, वो बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। क्योंकि अब पहले का टाइम और अब का टाइम, उसमें डिफरेंस है। इसलिए लास्ट अभी का जो चल रहा है, इससे बैक में जितना भी करेंट बनाना है, करेंट लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन है, मतलब सारा सब्जेक्ट का, ये आपको आइडिया दे देगा कि इस समय क्या किस तरह का एग्जाम पेपर बना। रीजनिंग के लिए आपने कौन सा मतलब सेट लगाया था? रीजनिंग के लिए मैं प्लेटफॉर्म का बुक यूज किया हूँ प्रैक्टिस के लिए समटाइम्स। तो अब जानते हैं साइंस की स्ट्रेटेजी, क्योंकि साइंस का वेटेज एएलपी और टेक्नीशियन में और साथ ही ग्रुप डी में बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी वो इनसे जानेंगे। तो साइंस के बारे में बताइए। साइंस के बारे में हम कहना चाहेंगे, साइंस जो आप अप टू 10th लेवल पढ़े हैं वो बेसिक आपका रहेगा 10th का। और उसके बाद जो भी छूटा है रिवीजन का चीज़ है। ये भी क्योंकि रिमेंबर करने का चीज़ है, तो माइंड से रिवीजन नहीं होने पे रिमेंबर वाला चीज़ भूलने का माइंड है। इसमें कुछ नया चीज़ आएगा तो पुराना चीज़ जितना पुराना होगा वो पीछे से स्किप होता जाता है। इसलिए उसको रिवीजन करने से जो स्किप है वो रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए साइंस ये सब चीज़ है। उसमें कुछ सब्जेक्ट है फिजिक्स कंसेप्ट का चीज़ है। फिजिक्स समथिंग मैथ से कुछ रिलेटेड होता है। फिजिक्स एक बार कंसेप्ट बन गया तो फिजिक्स आप कम रिवीजन करिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है तो चल जाएगा। रह गई केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टोटली रिमेंबर है। केमिस्ट्री का सम 50% है कुछ कंसेप्ट का, कुछ चीज बाकी रिमेंबर करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिमेंबर रिवीजन करने का चीज है। और फिजिक्स आप एक बार अंडरस्टैंड कर लिए तो फिर उसको आप कम रिवीजन का टाइम दीजिएगा, चल जाएगा। बस केमिस्ट्री बायोलॉजी में रिपीट करना है। एनसीईआरटी इसका सबसे बेसिक है, जहाँ से कि सब सारे बुक हर जगह एनसीईआरटी का ही लाइंस कॉपी किया रहता है। और जितना हो सके सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कलेक्टेड एक जगह मिल जाए एनसीईआरटी का, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके लिए लूसेंट है, क्राउन का बुक है और एसके झा समथिंग है, वो देख सकते हैं। तो साइंस के लिए आप लोग लूसेंट का सामान्य विज्ञान या क्राउन का भी आता है और एसके झा सर का भी बुक है, तो आप इन तीनों में से कोई प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बेस है, जो आपका रूट है, वो आपको एनसीईआरटी क्लास 9-10 का पढ़ना ही पढ़ना है, वो छोड़ना नहीं। उसके बाद आप इस स्टैंडर्ड बुक्स को ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का क्या रोल होता है इसमें। करंट अफेयर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपका वो लास्ट बाउंड्री लेवल पे है, जहाँ पे सिलेक्शन का जो बाउंड्री पे कुछ लोग होते हैं कि हमको इतना नंबर और आता तो हम सिलेक्शन में आ जाते, इतना नंबर के लिए मिस करें। उस समय करंट बहुत मैटर करता है। करंट के बिना आप बहुत एक्सेलेंट हैं,
तब आप निकाल सकते हैं। सारे में आप 199% अगर स्कोर करते हैं तब आप करंट का करें आरआरबी एएलपी में उसका वेटेज देखिए, अगर पीटी के देखिएगा तो उसमें 25% मैक्सिमम रहता है, इससे ज्यादा करंट का वेटेज नहीं रहता। तो आप 75% उधर आप ले लेते हैं, 75% में 70 मार्क्स 70%, उसके बाद भी आप करंट के बिना बाउंड्री लेवल पे आ जाइएगा। अब इसलिए करंट को बिना करंट के देखे आपको अभी के टाइम में हमको तो मुश्किल नजर आता है, क्योंकि करंट में भी कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं जो कि आप बहुत कम टाइम में उसको स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आप हर दिन 2-4-5 मिनट भी आप आधा घंटा भी देख लीजिएगा करंट, तो आप उसमें स्कोर कर दीजिएगा आराम से 40% तक क्वेश्चन करंट अफेयर में। जी, करंट अफेयर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये होना भी चाहिए। ये चीज़ आपका लाइफ अपडेट लाइफ का चीज़ है, वो आपका लाइफ में भी काम आएगा और हर एग्जाम में काम आएगा, वो किसी भी एग्जाम में। तो जैसा कि आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल का, तो आपका जीके का मतलब कमांड जो होगा काफी बेहतर होगा जी। और रेलवे में तो खास मतलब फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जीके का कोई बहुत बड़ा मतलब मेजर पार्ट तो आता नहीं है। इसमें आपका जैसे एएलपी टेक्नीशियन में ही है कि मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस का सेक्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर और जीके का कुछ क्वेश्चन जो आता है वो आपको सिलेक्शन फाइनल मेरिट बनाने में मदद करता है जी। तो करंट अफेयर के लिए मतलब कोई चैनल हो या फिर कोई बुक हो, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? करंट अफेयर के लिए बहुत डाइवर्सिफिकेशन है उसमें। मैं तो कह रहा हूँ किया हूँ, टेक्स्ट बुक का भी अच्छा आ रहा है, फिर करंट के लिए मैगजीन भी यूज किया हूँ, और सबसे बेस्ट ऑनलाइन मैं देखते रहता हूँ। प्रैक्टिस ऑनलाइन में जो मेरा ऐप है, मैं अड्डा 24/7 का फॉलो ही करता हूँ, और करंट में टेक्स्ट बुक का मैं क्विज मारता हूँ। तो ये सब करंट में, और कैरियर पावर का एक में आता है, वो पूरा मंथली आता है, तो मंथली हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, वो थोड़ा सा बड़ा आता है, सारा चीज कलेक्टेड एक मंथ का सारा चीज, उससे क्वेश्चन करंट में कहीं बाहर नहीं आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाते हैं कैरियर पावर का। और फिर प्रतियोगिता दर्पण है और मैगजीन है, इसके अलावा भी तो मैगजीन है, लेकिन समरी करंट का जहाँ से भी मिले। मैं तो अड्डा 24/7 का अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें, नहीं तो उसका बहुत बढ़िया ऐप में, अब उसका शायद वो सब्सक्रिप्शन के बाद ही लगा, उससे पहले मुझे ऐसे ही मिल रहा था फ्री में अड्डा 247 पर। अड्डा 247। और मतलब ऐसे कोई और यूट्यूब चैनल या फिर कोई बुक करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण हो गया एक, जी, वो आप मंथली ले सकते हैं जी, और उसका ईयरली भी आता है, 6 मंथ का भी आता है, 6 मंथ का भी ईयरली भी आता है। हम्म। और कोई चैनल जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए करंट अफेयर? यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब पे तो बहुत A to Z चैनल है। करंट का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जो आपको अच्छा लगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बढ़िया दे आपको, यूट्यूब पे आप SSC अड्डा का ही यूट्यूब पे भी चैनल है, वो भी अच्छा है। उत्कर्ष का भी मॉर्निंग में चलता है, वो भी सही है। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का उसका ईयरली भी आता है, ईयरली भी आता है, और उत्कर्ष क्लासेस का ले सकते हैं आप, मतलब डेली देख सकते हैं वीडियोस का करंट अफेयर का, अड्डा 247 का भी देख सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेस हैं, आपको लिमिटेड पे ही रहना है और रिवीजन मैक्सिमम करना है। तो इसके बाद जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रोल होता है, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर उसका एक बार देखिए ऑब्जर्वेशन, दूसरा बार प्रैक्टिस, एक बार और उसका एक बार पूरा आप अपने आप में समझ जाइए मुझे कैसा क्वेश्चन प्रिपरेशन करना है, कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा चीज होता है क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज छोड़ना है। सही बात। ये अगर आप देखेंगे कि तो पढ़ना तो समुंदर है, और उसमें क्या चीज हमको चुन कर पिक करना है, क्या चीज छोड़ना है, और नहीं अगर पूरा पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सही बात। आप सारा चीज पढ़ नहीं सकते हैं। एग्जाम आपको क्रीम चीज पूछता है, आपको पूरा मास्टर प्रोफेसर नहीं खोजता है, वो आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखता है। उसमें जो मेजर चीज है वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, जो इजी लेवल का होता है, फिर मीडियम लेवल का होता है। टफ लेवल वाला क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम लोग से उम्मीद नहीं करता है। जो टफ लेवल का आता है
उसमें कम 20% ही क्वेश्चन रहता है और 20% सिलेक्शन नहीं दिलाता है वो। उसके चक्कर में कितने लोग पूरा एग्जाम बर्बाद कर देते हैं, जो कि मीडियम और इजी लेवल भी छोड़ देते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। जी, प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये पता चलेगा और प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन टफ, कहाँ से टफ आता है, किस तरह का इजी आता है। और प्रीवियस ईयर से आपका एग्जाम पैटर्न मालूम चल जाएगा। एग्जाम पैटर्न इन द सेंस कि जो पेपर सेट करते हैं, एग्जाम पेपर सेट जो करते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा सा मिलता है कि इस किसी भी साइंस से क्वेश्चन अगर आता है तो साइंस से मैं क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जैसे वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसका लेवल देख लीजिए कि ये यहाँ से इस तरह, इस टॉपिक से इस तरह इतना ही लेवल तक जाते हैं। इससे ज्यादा डीप लेवल में जैसे किसी भी तरह का टाइप होता है तो उसके टाइप में भी सब टाइप होता है, तो सब टाइप का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो उससे पता चल जाएगा कि सब टाइप का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। तो ये सारा चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में ही मिलेंगे। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है? आपने मॉक टेस्ट लगाया था? मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, जो कि प्रैक्टिस इन द सेंस, उसको प्रैक्टिस बोलिए। जितना सॉल्व करिएगा उतना ज्यादा आपको आपका जो है स्किल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपको पढ़ने का नजरिया जो साइट होता है जो आपके नजर में खुलता जाएगा कि हमको कैसे पढ़ना है, वो सब होता जाएगा। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट तो हर दिन एक मारना ही चाहिए, मिनिमम एक मॉक टेस्ट जरूरी है। और उसके बाद पता क्या चीज़ हमको आपको अंदाजा लगेगा कि हम मेरे में क्या चीज़ अभी पढ़ना की ज़रूरत है, क्या चीज़ नहीं है, ये उससे चलता है पता। और समझिए एक तरह का उसको बनाइए तो लगे कि हम एग्ज़ाम ही फेस कर रहे हैं और एग्ज़ाम में हम कितना % ला रहे हैं वो उससे आइडिया मिल जाए। और बस उसका आ रहे हैं 80% के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप समझिए कि उससे टफ वाला बनाइए, फिर उसका हाई लेवल का बनवाइए कि 80% आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन के लिस्ट में आ सकते हैं। तो आपने कौन सा मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म यूज किया था? मॉक टेस्ट के लिए जो मार्केट में प्रैक्टिस बुक आता है वही सब में से कोई भी यूज कर ले। जैसे ये प्लेटफॉर्म का भी आता है। ऑनलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था आपने मॉक टेस्ट के लिए? मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लिया था। तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक कर ले सकते हैं। हमारा कोड DOMC यूज करके आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और रिवीजन का क्या रोल है? रिवीजन जितना प्रैक्टिस का रोल है उतना ही रिवीजन का रोल है। प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों, यही दो चीज तो है जो कि आपका स्कोर अप करेगा। प्रैक्टिस करने से आपको बता ही दे, मॉक टेस्ट बनाने से आपका आइडिया मिल जाएगा। और रिवीजन करने से जो आपका पीछे जो छूट रहा है, जो चीज आप जिससे आप कम होते जा रहे हैं, और रिवीजन करने से आपका सारा कलेक्टेड रहेगा। रिवीजन जितना पढ़ना जरूरी है, जितना नया चीज पढ़ना जरूरी है उतना रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि हम जो चीज पढ़े हैं वो ही अगर नहीं रहे तो फिर अगला पढ़ने से क्या फायदा। पहले जो पढ़ रहे हैं वो रहना जरूरी है। इतना ही पढ़े जो हम जितना पढ़े उससे हमको क्वेश्चन बन जाए। हम सारा चीज पढ़ ले और एग्जाम में हम नहीं बना पाए, पढ़ने जो पढ़ गए वो भूल जाए, तो फिर वो उसका पढ़ने का कुछ मतलब रहा नहीं। इसलिए जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो कि हम पढ़े उसमें एग्जाम में हम बना पाए तभी पढ़ने का मतलब है कुछ। पढ़ने का एग्जाम में आते के बाद लगता है ये मैं पढ़ा हूँ बट भूल रहा हूँ, वहीं पे रिवीजन काम करता है। भूलने वाला चीज नहीं होता है। एक डायरी बना लेना चाहिए, जो जो चीज रहे कि हमें रिवीजन करना है वो डायरी में नोट करना बहुत जरूरी है। और वही चीज रिवीजन, खास करके वो चीज रिवीजन करना चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके काम का हो। फिर ज्यादा बड़ा नहीं, रिवीजन के लिए ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रिवीजन बोरिंग हो जाता है। रिवीजन के लिए एक समरी टाइप का बनाना चाहिए जिससे कि हमको एक कम टाइम में अपना ओवरऑल रिकैप कर सके। और जैसे मॉक टेस्ट में एक चीज छूट रहा था कि बहुत से लोग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप ये सबसे लगाते हैं अड्डा वड्डा से, लेकिन ऑफलाइन भी लगाता है, लेकिन वो लोग उसका एनालिसिस नहीं करता है जी। तो फिर स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट जो होता है वो जी वही तो प्रैक्टिस है। तो वही तो बोले मॉक टेस्ट करिएगा, आपको एनालिसिस होगा कि हम मेरा कमी कहाँ है, मेरा स्ट्रॉन्ग कहाँ है। जिसमें हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उसी में खाली स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आप एक सब्जेक्ट में मास्टर होने से, आप एक्सेलेंट होने से आप नहीं कर पाइएगा। आप जितना सारा सिलेबस है उसका 80% करना है तो उसके लिए सारा सब्जेक्ट में करना होगा।
ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो उसमें आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जो कह रहे थे रिवीजन करने का, तो रिवीजन करने के लिए सारा सब्जेक्ट को इक्वली रिवीजन करना होगा, जिसमें आपको जहाँ पे कमी है उसको ज़्यादा रिवीजन करना होगा। जो स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा सा आप बैलेंस कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन जो वीक है सबसे ज़्यादा उसको ज़्यादा रिवीजन। तो जैसा कि CBT 1 और CBT 2 का जो भी पेपर्स होता है, जो एग्जाम पैटर्न है उसका लगभग सेम है जी। और सिर्फ एक पेपर जो उसमें ऐड होता है, एक पेपर ऐड होता है CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जी जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो लगभग लोग कर लेते हैं। और एक आपका जो ट्रेड पेपर होता है, जैसे आपका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी, तो उसके लिए मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका अगर उस टाइम का नोट्स मिले, सबसे अच्छा जो खुद से नोट्स लिखे हैं, जो खुद रिवीजन के लिए बनाए थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर उस समय का बुक मिले, उससे आप जहाँ जहाँ हाईलाइट किए हैं वो आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके साथ अगर कोई मार्केट में कोई शॉर्ट बुक है जिसमें रिवीजन का समरी दिया हो, वो आप ले सकते हैं। फिर इसके साथ आप वो यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे हैं जो रिवीजन कराते हैं, वो आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें क्वालिफाइंग होता है, इसे जस्ट वो आपका स्ट्रॉन्ग है अगर तो ज़्यादा टाइम नहीं भी दीजिएगा तो वो हो जाएगा। क्वालिफाइंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अगर क्वालिफाई नहीं किए और CBT 2 में आप प्रॉपर भी हैं तो भी कोई मतलब नहीं रहता, इसीलिए उसका बेसिक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जस्ट बेसिक रिवीजन, जो ज़्यादा डिफिनेशन वगैरह है, ज़्यादा डिफिनेशन फुल फॉर्म वगैरह है, जितना जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ डिवाइसेज रहता है, उस चीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म या उसका डिफिनेशन क्या व्हाट यूज्ड उसका, ये पूछते हैं ज़्यादातर रेलवे में। ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं उसमें क्वालिफाइंग। मतलब पूरा इंजीनियरिंग करना नहीं है उसमें, आपको क्वालिफाइंग करना, लेकिन क्वालिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका मेरिट नहीं बनेगा CBT 2 का। और साइको के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? साइको ही एक एग्ज़ाम था जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम फेस किया था, और इसका एक बहुत सारा सुना था कि साइको में बहुत लोग बाहर होते हैं और साइको समथिंग डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम होता है। साइको का किसी प्रिपरेशन से और किसी तरह का आपका बैकग्राउंड से जो भी आप पढ़े पिछला, उससे मैटर नहीं करता कि आप साइको में क्वालिफाई करिए कि नहीं करिएगा। ये रीजनिंग का मैटर करता है कि रीजनिंग कितना अच्छा बनाते हैं, वो साइको में आपको वो करेगा, आपको हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ मेरे साथ जो हुआ, जो साइको का कोचिंग करने जाते हैं, मेरे टाइम में नवादा में एक बहुत फेमस टीचर करके कोई थे, वो नवादा में कोचिंग चला रहे थे। पटना में भी एक साइको का बहुत फेमस टीचर है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो नवादा में कोई कोचिंग करने गया था और मैं बस देखा उसका पैटर्न देखा, उसका क्वेश्चन, वही प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन देखा, मैं क्वेश्चन देखा, उसके बाद सुना कि वहाँ का भी कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, वो फेमस टीचर हैं, तो उनका नोट्स मैंने देखा। तो जो पढ़ रहे थे उनके साथ मैं सेट बनाया और उनसे थोड़ा बहुत मुझे ज़रूरत पड़ा तो उनसे पूछ लिया कि आप ये कंसेप्ट वहाँ पढ़े थे तो कैसे आपको समझ में आया, वो कर लिया। और उसके बाद वो भी एग्ज़ाम दिए और मैं भी दिया, उनका साइको नहीं हुआ और मेरा साइको हो गया, क्योंकि मैं उन्हीं से कंसेप्ट लिया था और प्रैक्टिस अच्छा से किया था और वो अच्छा लगा, वो लगा मुझे। ये तो खैर अनफॉर्चुनेटली हुआ कि वो बताए और उनका नहीं हुआ, बस इसके लिए मैटर करता है बोर्ड वगैरह भी, कहाँ पे मेरिट ज़्यादा जाता है, कहाँ पे कम ज़्यादा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आता है कि आपको सिलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकेशन से, तो आप थोड़ा दूर और अलग अलग जहाँ कम कट ऑफ जाता है, ये एनालिसिस करके आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उनका बोर्ड महाराष्ट्र मुंबई का था तो वहाँ ज़्यादा कट ऑफ चला गया होगा, और यहाँ कोलकाता बोर्ड था तो यहाँ थोड़ा कम गया था। और साइको में तो ये तो ओवरऑल मेरिट का कट ऑफ आया था, और साइको में यही हेल्प किया था कि मैं कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। और सबसे बड़ा चीज़ जो कि मुझे याद भी रहता है, साइको के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे उस समय आपको ध्यान एकदम इतना कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है, तो एक सेकंड भी आपको माइंड इधर उधर फ्लक्चुएट करता है, इधर उधर डाइवर्स करता है माइंड, जरा सा भी अगर आपको टाइम इधर उधर जाएगा तो आपको एक सेकंड में आपको 2-3 क्वेश्चन बनाना होता है। 3 क्वेश्चन आप एक सेकंड में बना रहे हैं तो आप समझिए कि साइको में क्लियर कर रहे हैं, एक सेकंड मिस करें तो समझिए साइको की आप बाहर हो सकता है। तो इसीलिए उसमें कॉन्फिडेंस इतना रखना है कि उस टाइम में आपको साइको के अलावा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, मतलब पेपर उसके नजर वहाँ पे। दूसरा चीज माउस का भी स्पीड होता है, तो माउस का स्पीड का आदत अटेम्प्ट चलाने का
कि माउस भी थोड़ा सा किसी का कम स्लो चलता है, हाथ इधर उधर, तो उससे भी सेकंड का भी मिस कर सकता है, क्योंकि टोटल जितना 10-20 मिनट का रहता है याद नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम में रहता है। तो उसमें आपको हर सेकंड यूज करना, माउस भी फास्ट चलाना है। और एक उसमें मेरे साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, क्वेश्चन जो आता है तो उसका ऑप्शन ABCDE करके सारा जनरली रहता है, लेकिन मेरे टाइम में जो क्वेश्चन आया था तो कहीं पे ए की जगह ई कर दिया गया था, डी की जगह नॉर्मली नहीं, ABCD ऐसे नहीं था, उसको ABDC ऐसे जंबल कर दिया गया था। तो उसमें नॉर्मल जो लोग होते हैं शुरुआत को ए मानते हैं, तो उसपे वैसे ही ABCD के हिसाब से क्लियर आंसर मान रहे थे। और मैं देख लिया कि नहीं ये जंबल किया हुआ है, तो उस हिसाब से मारा, तो मेरा उसमें गलती नहीं हुआ, जिससे इससे भी बहुत लोग स्किप हुए थे, आउट हुए थे एग्जाम में। दूसरा, इसके लिए मेरे टाइम में कॉन्फिडेंस के लिए मैं मेरा जो था कॉन्फिडेंस डगमगा, मतलब लग रहा था कि फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि इसको कैसे करूंगा। तो मैं एक दोस्त से फोन किया जिसका क्वालिफाई हुआ, ये मैटर करता है, उससे कॉन्फिडेंस लेना। जैसे अभी हम जो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं वो दूसरा नहीं क्वालिफाई किया उससे नहीं मिल सकता है, तो उसको कॉल किया, तो मेरा अच्छा क्लोज है, इससे मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ भी। तो अगर ये वीडियो देखेगा तो मैं बैंक में मैनेजर है, वो भी कहेगा कि अच्छा याद किया। तो वो मैं उसे कॉल किया सुबह सुबह, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो कॉन्फिडेंस के लिए जवाब दिया कि तुमको उसके इतना प्यार करना है कि मेरे इसके लिए जी इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है एकदम। हाँ, मतलब वो सिस्टम है, वो सिस्टम तुम्हारे लिए बहुत जान की तरह एकदम, वहां पे सिस्टम ही नजर आना चाहिए, क्वेश्चन नजर आना चाहिए, और उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है, और कोई जिंदगी को देखना नहीं है। उससे इतना प्यार करो कि उतना सेकंड के लिए तुमको कुछ नहीं नजर आना चाहिए। कुछ लाइन इसका ऐसा ही इतना मेरे दिमाग में आया, और उसको मैं आइडल, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो उसको मैं मानता हूँ, तो उसका बात को माना और वो किया मेरा काम, वो बात मुझे किया, क्योंकि उसका बात ही सोचकर मैं सोच रहा था और कुछ नहीं आया, और नहीं आया, और साइको अच्छा स्कोर गया। उसके बाद मैं बाहर निकल के मुझे आइडिया लग गया कि मैं कर दिया हूँ, स्कोर हो जाएगा, और सही में रिजल्ट हुआ, और क्वालिफाई से अच्छा खासा 2-4% ज्यादा ही नंबर आया। तो साइको के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, यही जो मैं अभी अपना बताया एक्सपीरियंस, उसमें आपको लेकर चलना है। तो मान लीजिए कोई साइको का प्रिपेयर मतलब कब से करे, वो CBT 1 क्लियर करने के बाद? नहीं, ये सब साइको के लिए आप जस्ट एग्जाम से पहले, साइको का जब पेपर का डेट मिले उससे आप एटलीस्ट 1 मंथ भी अगर टाइम है ना, 1 मंथ विद इन 1 मंथ, या मैं तो 2 वीक में किया हूँ, विद इन 2 वीक 3 वीक में ही कर लिया हूँ। मुझे कुछ खास साइको का टाइम देने का जरूरत नहीं लगा, बस यही सब चीज जो कि स्ट्रेटजी बताया वो चीज जरूरी है साइको में। माइंड आपको फोकस करना, एकदम माइंड को वहां पे एकदम कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप साइको में इतना लेवल उसका इजी रहता है कि आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मारना है, और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इसी को कम सेकंड में करना है बस। तो इसके लिए स्पीड जरूरी है। तो अभी जैसे CBT 1 का एग्जाम डेट आ गया है, बहुत से बच्चों को इंतजार था कब एग्जाम डेट आएगा, या फिर जैसे पिछले वैकेंसी में हुआ था कि एग्जाम वैकेंसी बहुत पहले आई और एग्जाम बहुत लेट हुआ, तो वैसे इसमें भी हो जाए। लेकिन अब एग्जाम डेट नजदीक आ गया है, 3 अक्टूबर से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो अभी उनके लिए आप एक फाइनल स्ट्रेटेजी क्या बताना चाहेंगे कि कैसे क्रैक करें एग्जाम को? ये लास्ट टाइम में, एग्जाम का लास्ट टाइम में जो होता है, आदमी बहुत सारा चीज कॉम्प्लेक्सिटी नजर आता है कि क्या पढ़ें, इतना कम टाइम है, इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। दूसरा चीज होता है कि उसमें हम कहीं किसी और जगह डाइवर्ट नहीं होना है, कहीं भी जो पढ़े हैं आप जितना इजी वे में आप लास्ट में आइए, जितना हो सके रिवीजन करिए, जो आपको अच्छा मतलब कि पढ़ा हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है उससे बचने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज में आपका टाइम मार्जिन ज्यादा ले लेगा, और इसमें टाइम का ही इशू है। जितना कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप माइंड में एक बार रिकैप हो जाएगा, तो आपको एग्जाम टाइम में वो तुरंत क्लिक करेगा। और जितना लेट रहेगा आपका और आप उसको नहीं एक बार रिफ्रेश करिएगा, तो एग्जाम टाइम में वही फील होगा कि पढ़ा हुआ है बट मैं भूल रहा हूँ। इसलिए इसमें इजी वे में सारा रिवीजन करना है लास्ट टाइम में, और अगर कुछ पढ़ना भी है तो जितना कम टाइम में जितना इजी चीज है वो पढ़ सकें, जो कि हमारा टाइम ना ले, और सारा कुछ रिवीजन कर पाए। जहां जहां हम पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो हम एग्जाम में भूले नहीं। लास्ट 1 वीक में यही करना चाहिए, लास्ट 1 वीक, और लास्ट डे में तो खैर कुछ
और एकदम नहीं, मजे जो भी अच्छा लगे एकदम इंटरटेनमेंट तरह पढ़ना चाहिए और खुश रहना चाहिए। एक चीज बहुत बड़ा मैटर करता है याद रहने के लिए चीज में, आपको जितना स्माइली रहिएगा उतना आपका मेमोरी पावर अच्छा काम करेगा। सही बात है। तो आपको जितना स्माइल करके, और स्माइल तभी करिएगा जो आप कॉम्प्लेक्स में फंसिएगा नहीं, तभी स्माइल करिएगा। और जो अच्छा लगे उसमें लास्ट में खुश रहिए, और कॉन्फिडेंस का ध्यान रखिए कि, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह माइंड को फोकस करने के लिए करिए। लास्ट वीक में परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने से यही सब डिमेरिट नेगेटिव ले जाता है आपका सिलेक्शन से। जितना खुश रहिए, ऑलवेज खुशी से प्रिपरेशन कीजिए, वो आपका बहुत ही हेल्पफुल, माइंड आपका बहुत रिलैक्स और अच्छा प्रोडक्टिविटी आपका मिलेगा। और जैसे इससे पहले भी हमने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, ALP का भी लिया था, तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनका स्कोर पूछिए, तो अपना स्कोर बता दीजिए। CBT1 का मेरा CBT1 में रॉ स्कोर 68 था, और नॉर्मलाइज स्कोर था 76 था, और CBT2 में समथिंग 70 था, और रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर 74। तो ये स्कोर था इनका मेरिट बना। और अभी ये आपका बोर्ड और डिवीजन बता दीजिए, जोन कौन सा है? मेरा बोर्ड RRB कोलकाता है, और डिवीजन में अभी करेंटली धनबाद डिवीजन में, धनबाद लॉ में पोस्टिंग। आपका कहीं ट्रांसफर वगैरह नहीं हुआ? मैं इनिशियल पोस्टिंग मेरा था मालदा डिवीजन, आसनसोल उसके बोर्ड के अंदर में आता है। मेरा ट्रेनिंग वगैरह आसनसोल में हुआ था, इसलिए मैं आसनसोल में भी बहुत समय भी गुजारा हूँ। तो लेकिन एक्चुअली मेरा पोस्टिंग था साहेबगंज, जो मालदा में आता है, वहाँ से मैं ट्रांसफर धनबाद डिवीजन में आया। म्यूचुअल ट्रांसफर? जी, म्यूचुअल ट्रांसफर। तो इससे पहले आपका कोई और भी एग्जाम क्रैक हुआ था क्या ALP से पहले? इससे पहले मैं बहुत एग्जाम क्रैक किया हूँ, PT मेंस तक किया हूँ, फाइनल मेरिट नहीं हुआ था। मैं इससे मेरा सबसे जो अनुभवी, सबसे मेमोरेबल था, मेरा झारखंड दरोगा था, जो कि बहुत अच्छा स्कोर, PT मेंस सारा मेरिट क्वालिफाई करने लायक था। लेकिन मेरा फिजिकल टाइम में मेरे से कुछ यही मिस्टेक हुआ, जो कि मेरा लाइफ टाइम कभी जाएगा नहीं, वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो वही मिस्टेक हुआ, नहीं तो अभी मैं झारखंड दरोगा में रहता। और एक अप्रोक्स सैलरी बता दीजिए आप, वो कितना मिल जाएगा, कोई सिलेक्ट होकर इसमें आता है तो approx बताइए। ALP का अप्रॉक्स सैलरी इनिशियल ज्वाइनिंग करने के बाद आपको, ट्रेनिंग में तो कम भी मिलता है, 25,000 के अबाउट मिलता है, और ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगा, आपका ग्रेड पे के हिसाब से, रनिंग के हिसाब से माइलेज मैटर करता है इसमें ड्यूटी में, उसके हिसाब से अप्रॉक्स आपको 35 से 40,000 के आसपास मिलेगा। माइलेज के हिसाब से जो बढ़ेगा भी तो आप 50 तक भी मिल सकता है, जहाँ सेक्शन बड़ा बड़ा है तो उसमें। इसलिए इसमें सैलरी अच्छा है, धीरे धीरे जितना ज़्यादा इसका प्रमोशन बहुत फास्ट है। सीधे 1900 से सीधे 2400 में जाता है, 2400 से सीधे 2800 से सीधे 4200, इसमें बहुत फास्ट होता है प्रमोशन। तो ऐसा है इसमें, बस बाकी सारा तो स्ट्रगल सभी में है, काम तो करना ही पड़ेगा। और जो ये ट्रेनिंग होगा इनिशियल ज्वाइनिंग के बाद, तो कितने समय का ट्रेनिंग होता है? ट्रेनिंग इसमें होता है, पहले ज़्यादा होता था, धीरे धीरे बोर्ड कम कर दिया ट्रेनिंग को। तो एक होता है 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करके होता है, और दूसरा एक वो अपना इलेक्ट्रिक का होता है, तो वो होता है 3 महीने का। तो एक नया फिर मेरे को ड्यूअल करवा के एक और ट्रेड मतलब होता है, उसमें फिर दो ट्रेनिंग मुझे कराया गया था। 2 इंजन अलग अलग तरह का होता है, 2 इंजन का ट्रेनिंग दिया गया। तो वो फिर ट्रेनिंग पीरियड मेरा ज़्यादा हुआ था इसमें। डोमिनेंट कॉम्पिटिटर जो चैनल है, उसका मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, ये उन लोग का लेते हैं जो बिल्कुल क्वालिफाई किए हुए हैं, स्टूडेंट है, क्वालिफाई लोग हैं। तो क्वालिफाई लोग अपना अनुभव दे रहे हैं, रियल बेस्ड इंटरव्यू है। तो जो भी मिलेगा आपको रियल मैटर मिलेगा, रियल बात मिलेगा, रियल अनुभव मिलेगा। और अनुभव से बड़ा शिक्षा और कुछ है नहीं। तो आपको अनुभव अच्छा मिल पाएगा, सही मिल जाएगा, और सही आप उसको फॉलो कर लीजिएगा तो आप सही रिजल्ट निकाल पाइएगा। तो डोमिनेंट का यही एक अच्छा चीज लगा कि ये सभी क्वालिफाई लोग का ही इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनका जो भी बात बोलेंगे उनमें कुछ न कुछ आपको गहराई मिलेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो होगी कि अभी जो ALP का एग्जाम डेट आया है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें हम लोग। तो
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वीडियो, और तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, और इनका भी धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।